अभी तक हम लोग थ्योरी में ही चल रहे हैं, ठीक है। रीजन हमने तुम लोगों को बताया है कि हर चैप्टर का थ्योरी तुम्हें समझना पड़ेगा, थ्योरी ही प्रैक्टिकल बन जाएगी, अलग से फिर थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं बनती है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वही बेसिक पार्टनरशिप का, ठीक है, और प्लस सीड वाले जो क्वेश्चंस थे वो समझे थे। आज जो तुम लोगों को बताना था वो पीएल एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई हमने तुम लोग को ये चीज बताई है कि जो क्लास 11 में आप सोल ट्रेडर पढ़ के आए हो, ठीक है, जो क्लास 11 में आप सोल ट्रेडर पढ़ के आए हो, पार्टनरशिप भी वैसा ही है। बिजनेस थोड़ी बदल जा रहा है, आप सेम बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर कर सकते हो, आप सेम बिजनेस एज अ पार्टनरशिप भी कर सकते हो। तो जर्नल जो हम लोगों ने सोल ट्रेडर में पढ़ी हैं, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, वो सेम पार्टनरशिप में होती हैं, तो वो सब हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेजर बनाया जाता है सोल ट्रेडर में, वो भी पार्टनरशिप में एज इट इज होता है, तो वो भी हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रायल बैलेंस भी सेम रहता है, तो वो भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सीधे आते हैं फिर फाइनल अकाउंट्स पे, और फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ट्रेडिंग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना। वो सब तो हटा दो वो सब तो अब आना ही नहीं है। पार्टनरशिप में भी फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक अकाउंट एक्स्ट्रा हो जाता है। एक्स्ट्रा क्यों होता है भाई? ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये बन रहा है प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए। जो भी प्रॉफिट आया, सोल ट्रेडर का क्या मतलब है? सिंगल ओनर। सोल ट्रेडर का क्या मतलब है? एक सिंगल ओनर है, तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो उसका हो जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप का क्या मतलब है? पार्टनरशिप का क्या मतलब है? कोई एक बंदा है, एटलीस्ट 2, और मैक्सिमम कितने? 50। तो जो प्रॉफिट है वो सब में डिवाइड होगा ना, तो उस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फिर पार्टनर कैपिटल हम लोग बनाते हैं। यहां पे जो कैपिटल होता है वो बाकी के लेजर में हो चुका होता है, ठीक है। यहां पे हम लोग पार्टनर कैपिटल अलग से बनाते हैं और फिर बनाई जाती है बैलेंस शीट। बट अगर आप देखो ये एग्जैक्टली सेम है, ये एग्जैक्टली सेम है, ये एग्जैक्टली सेम है, तो जो सेम है वो तो पढ़ना ही नहीं है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ ये दो अकाउंट सीखेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है। तो पहले जरा समझ लो पीएल एप्रोप्रिएशन और पीएल अकाउंट के बीच का डिफरेंस। याद रखना आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में पूरा बेसिक पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे होता है वो हम बता देंगे, ठीक है ना। तो देखो पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। एक तो सबसे सिंपल वाला जो याद भी नहीं रखना पड़ेगा, पीएल अकाउंट किसके बाद बन रहा है? ट्रेडिंग के बाद बन रहा है। और पीएल एप्रोप्रिएशन किसके बाद बन रहा है? पीएल के बाद बन रहा है। ये डिफरेंस तो हमें याद भी नहीं रखना है, ये तो ऐसे ही याद हो जाना है। दूसरा डिफरेंस, इनका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। पीएल अकाउंट अभी हमने बताया क्यों बनाते हैं, टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ वो फाइंड करने के लिए हम लोग बनाते हैं पीएल अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। ये बेसिक डिफरेंस याद रखो। ये आप बना रहे हो प्रॉफिट, लिखने की जरूरत नहीं यार, बुक में दिया हुआ है ये, ठीक है। जो लिखने वाली चीज होगी वो लिखना, ये बुक में एकदम क्लियर क्लियर पॉइंट लिखे हुए हैं, तो बस समझा रहे हैं, ठीक है। ये आप बनाते हो नेट लॉस या नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, और ये आप क्यों बना रहे हो? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अकाउंट बनता है, ये वर्ड याद रखना, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वो क्या है? पीएल एप्रोप्रिएशन। लेकिन जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है तो सिंपल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। जैसे कि 3 पार्टनर है, हमने कहा प्रॉफिट हुआ हमारा 1,20,000 का,
और तीनों में बराबर से बंटना है, यानी कि कितना कितना हो जाएगा 40 40। ये तो सिंपल सा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि हमने देने के बाद जो बचता है फिर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रिमेनिंग प्रॉफिट। तो याद रखना जब हम कह रहे हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बन रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन इतना सिंपल नहीं होता है। प्रॉफिट में से हमें 3-4 चीजें पार्टनर्स को देनी होती हैं। अगर स्पेसिफिकली देखें तो 3 चीजें। वो कौन सी 3 चीजें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रॉफिट में से देते हैं, पार्टनर सैलरी हम प्रॉफिट में से देते हैं और कमीशन हम प्रॉफिट में से देते हैं। इसके बाद जो बचता है वो हम प्रॉफिट के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम कहें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 ए को मिलना था, 10,000 बी को मिलना था, 5,000 सी को मिलना था। टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया? वो किस में से दिया जाएगा? इसी 1,20,000 में से। फिर हमने कहा सैलरी 25,000 की सैलरी सी को मिलनी थी, इन लोग को सैलरी नहीं मिलनी, सिर्फ सी को मिलनी थी। तो वो 25,000 भी किस में से आएगा? 1,20,000 में से। कितना चला गया? 50 चला गया। अभी कितना बाकी है? 40,000। फिर हमने कहा कमीशन ए को मिलना है 10,000 का कमीशन, बस ए को। तो 10,000 का कमीशन भी किस में से जाएगा? 1,20,000 में से। तो 1,20,000 में से टोटल 60,000 चला गया। कितना बचा? 60 बचा। वो 60,000 अब पार्टनर्स प्रॉफिट के नाम पे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अगर 3 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 1/3 1/3 1/3, यानी कि 20,000 20,000 20,000। तो जो हमारा पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ए को कितना मिला? 40, बी को कितना मिला? 30 और इसको कितना मिला? 50। तो इस तरीके से आपने प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट किया अलग अलग हेडिंग्स में। तो आपने डिस्ट्रीब्यूट पूरा 1,20,000 किया है, बट डायरेक्ट ना करके इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल नहीं होता है। प्रॉफिट में से 3 चीजें हमें देनी होती है। 3 चीजें याद रखना। वो 3 चीजें क्या है जो पार्टनर को देनी है? वो क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन। बस पार्टनर वाला, बाकी किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा? वेरियस हेड्स में होगा। वो क्या क्या हेडिंग्स है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। उसी प्रॉफिट में से रिजर्व भी बनाते हैं। रिजर्व पता है ना कि फ्यूचर में हमें कोई जरूरत पड़ जाए तो हम एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं प्रॉफिट में से। वो किसी पार्टनर का नहीं होता, वो फर्म का होता है। वो भी उसी प्रॉफिट में से करते हैं फ्यूचर के लिए। जब आप कमाते हो, अर्न करते हो, तो आपकी जो एक्स्ट्रा अर्निंग है, जो सरप्लस बच रहा है, उसमें से आप रिजर्व क्रिएट करते हो। अपने खर्चों में से रिजर्व नहीं क्रिएट करते हो कि यार हटाओ, स्कूल की फीस नहीं देंगे, पहले रिजर्व क्रिएट करेंगे, खाना नहीं खाएंगे रिजर्व। ऐसा नहीं करते हो आप बढ़िया खा लोगे, सारी स्कूल की फीस और जितने खर्चे सब कर लोगे। फिर आप देखो कि मेरे पास इतना पैसा बच रहा है, चलो यार इसमें से कुछ पैसा एक जगह पे सेव कर लो, कभी जरूरत हो, फ्यूचर में कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो मेरे पास कुछ पैसा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आया? ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन में भाई यही चीज हम लोग प्रॉपर एक लेजर बना के करने वाले हैं, कैसे कैसे चीजें हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इतना क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेसिक डिफरेंस क्या है? एक तो बेकार है, वो क्या है? पीएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग और पीएल एप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएल अकाउंट। पीएल क्यों बनता है? टू असर्टेन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और एप्रोप्रिएशन क्यों बनता है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एक और डिफरेंस देखो जरा। पीएल अकाउंट का डज नॉट हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग और क्लोजिंग कहते हैं जो अनट्रीटेड है, जो कैरी फॉरवर्ड होगा। इसमें कैरी फॉरवर्ड जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो प्रॉफिट निकालोगे, जो प्रॉफिट होगा वो कहां जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो ये अकाउंट हमेशा क्लोज हो जाता है, इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन में इट कैन हैव
ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस मालूम कब होगा? जब आप प्रॉफिट को उस साल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, छोड़ दोगे। तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है ना, वो क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा, और वो अगले साल क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। इसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि हम नेट प्रॉफिट ही ना फाइंड करें। नेट प्रॉफिट तो आपको हर हाल में फाइंड करना है ना, तो नेट प्रॉफिट तो आपको हर हाल में फाइंड करना है, तो इसमें ओपनिंग क्लोजिंग ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो अकाउंट क्लोज हो ही जाएगा। इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, कि आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, छोड़ दिया, पार्टनर्स में नहीं बांटा और बिजनेस में उसको छोड़ दिया, वो बैलेंस शीट में रह जाता है, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो एक ये डिफरेंस, एक ये डिफरेंस, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आइटम्स डेबिटेड टू पीएल अकाउंट are known as charge against profit। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो भी चीजें हम पीएल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं, डेबिट साइड तो सबको पता है ना, इधर वाली साइड डेबिट होती है और इधर वाली साइड क्रेडिट होती है। तो जो भी चीजें पीएल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखी जाती है, उनको क्या बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये याद रखना है। देखो थ्योरी जो बता रहे हैं फालतू की नहीं है, अच्छे से समझ जाओगे, जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो रियलाइज होगा ये सब जो सर ने बताए थे, ये सब पे तो बस क्वेश्चन में आना है, सिर्फ एक आध कैलकुलेशन तुम्हें सीखना है, बाकी सब यही है, ठीक है। और जो बोला जाता है ना कि क्वेश्चन बहुत बेसिक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो वो यही होता है, एकदम बेसिक लेवल पे उठाते हैं, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये याद रहेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्ड बस अभी याद रखो, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। और यहां लिख लो, आइटम्स डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर नोन एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो इसके डेबिट में आते हैं उनको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जो इसके डेबिट में आते हैं उनको क्या बोला जाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब जब इनको बनाया जाता है ना, तो याद रखो ये बनता है एज पर डीड। पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है? एज पर डीड बनता है। क्यों? क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन बन रहा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब फर्म जो है जो पार्टनर में चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और ये हमने लास्ट क्लास में बताया था कि फर्म और पार्टनर का जो आपस में लेन देन होता है वो सब एज पर डीड चलता है। डीड इसीलिए तो बनती है, फर्म और पार्टनर का आपस में क्या लेन देन होगा उसके लिए बनती है डीड। और अभी हम लोग ने पढ़ा ना कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पार्टनर्स में। प्रॉफिट किसका होता है? पार्टनर का होता है कि फर्म का होता है? फर्म का होता है, और फिर वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। प्रॉफिट किसका होता है? फर्म का होता है, और फिर वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? पार्टनर में। मतलब फर्म प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट दे रहा है, किलो बांट लो प्रॉफिट, तो वो एज पर डीड होता है। बट ये तो तुम बिजनेस कर रहे हो ना, प्रॉफिट नेट लॉस कैसे आता है? जो तुम बिजनेस कर रहे हो, किसी सामान खरीद रहे हो, किसी सामान बेच रहे हो, यहां पे कोई डीड का यूज है? तो पीएल अकाउंट में डीड का कोई यूज नहीं होता है। डीड के हिसाब से कौन बनता है? पीएल एप्रोप्रिएशन। क्यों? क्योंकि इसमें वो सारी चीज आ रही जो फर्म पार्टनर को दे रहा है, तो फर्म और पार्टनर के रिलेशन पे बेस है ये चीजें, इसलिए ये एज पर डीड बनेगा, और ये तुम बिजनेस कर रहे हो। इसमें याद रखो ये बनता है एज पर मैचिंग प्रिंसिपल। किसी को याद है क्लास 11 में मैचिंग प्रिंसिपल? हाँ भाई, किसी को याद है मैचिंग प्रिंसिपल? अरे याद होता तो नंबर अच्छे ना आते। कोई भी
जब आप एक रेवेन्यू को कंसिडर करते हो, इस साल में हमने 12 लाख रुपए कमाया है, तो उस रेवेन्यू को कमाने में जो भी पैसा खर्चा हुआ है वो सब एक्सपेंस बन जाता है। ऐसे तो प्रॉफिट आता है कि एक 12 लाख की अगर आपको इनकम जनरेट करी है आपने, उस इनकम को जनरेट करने में कुछ पैसा खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है? कैसी इनकम जनरेट हो गई है? खर्चा हुआ है ना। तो जितना पैसा आपका खर्चा हुआ है, चाहे आपने पे किया हो चाहे ना पे किया हो, वो सब आपके लिए एक्सपेंस बन जाता है। और फिर इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते तो हमारा क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट आ जाता है। इसे ही कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, कि आप रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को मैच कराते हो। बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते थे, हटा देते थे, क्योंकि वो इस साल का नहीं होता था। तो इस साल की रेवेन्यू का पार्ट नहीं है, वो पैसा अगले साल के लिए आप खर्चा कर रहे हो, तो वो अगले साल की रेवेन्यू से मैच करेगा। ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है? जब आप प्रॉफिट फाइंड करते हो तो नॉर्मली एक कम पढ़ा लिखा आदमी जब प्रॉफिट फाइंड करेगा, वो मालूम कैसे फाइंड करेगा? इतने का मान ला, ये पैसा खर्चा हुआ, ये सारे मेरे एक्सपेंस हो गए, इतने का भेज दिया, माइनस कर दो, प्रॉफिट हो गया। बट तुम लोग पढ़े लिखे हो और अकाउंट्स पढ़े हुए हो, तुम लोग इस तरीके से काम नहीं करोगे। माल जितना भी ले आए, इस साल कितना बिका है, बस उसी को आप एक्सपेंस में कंसिडर करोगे, आप पूरा एक्सपेंस में कंसिडर नहीं करोगे। क्लोजिंग स्टॉक इसीलिए क्या किया जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि ये तो इस साल बिकेगा ही नहीं। तो मैचिंग प्रिंसिपल की एक रेवेन्यू को जनरेट करने में जो भी पैसा खर्चा होगा बस वही कंसिडर करना है, चाहे पे करो चाहे ना पे करो, तब आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये एज पर मैचिंग प्रिंसिपल चलता है, इसमें मैचिंग प्रिंसिपल का कोई काम नहीं है। तो पीएल और पीएल एप्रोप्रिएशन के बीच का डिफरेंस समझ में आया? ठीक है। अब दो टर्म यहां पे हमने यूज किए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इनको बताते हैं और फिर पीएल एप्रोप्रिएशन का पूरा फॉर्मेट तुम लोग को बताते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, थ्योरी से आगे बढ़े और क्वेश्चन करें, है ना। रोज थ्योरी सुन सुन के जो है नींद आ जाती है ना, और फिर एग्जाम में रोन आंसू भी आ जाते हैं, फिर एग्जाम में आंसू भी तो आते हैं ना, अरे ये क्या आ गया, नहीं आते हैं। तो देखो जरा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पहला डिफरेंस तो अभी तुम लोग बता सकते हो, पहला डिफरेंस सही से उठा लो ना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होते हैं? विच आर डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कौन से होते हैं? विच आर डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स आपने पढ़ा, एक बड़ी लंबी लिस्ट है ना जो चीजें पीएल अकाउंट में आती हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बट हमें सारी नहीं याद रखनी है, हमें 3-4 याद रखने हैं सिर्फ। ठीक है। तो कौन कौन से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आप याद रखोगे वो लिख लो। इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म, पार्टनर्स रेंट, मैनेजर्स कमीशन। जितने भी एक्सपेंसेस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं ना डेबिट साइड पे, वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाते हैं। आप ये 3 याद रखना बस, ये 3 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। याद रखो, इसमें इनके अलावा बहुत से हैं, बट आपको सिर्फ इतने याद रखने हैं, क्योंकि इतने से ही मतलब रखना है आपको, बाकियों से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। और वैसे भी पीएल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस ही तो आते ही हैं डेबिट साइड पे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो क्या था? विच आर डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। एक चीज और होती है रिजर्व, बट ये 3 पे आप फोकस करोगे, बस याद रखना रिजर्व भी एप्रोप्रिएशन का ही पार्ट होता है।
रिजर्व भी एप्रोप्रिएशन का ही पार्ट होता है, बट ये किसी पार्टनर का नहीं होता ना, इसलिए हम इसको थोड़ा सा साइड लाइन कर रहे हैं, है ना। जिसका कोई पूछने वाला नहीं होता उसको किनारे कर दिया जाता है। ये है इज्जत वाले घर के लोग, ये बेघर इंसान है। तो रिजर्व बस याद रखो, ये भी एप्रोप्रिएशन होता है, यूज कम है, पार्टनर को नहीं मिल रहा इसलिए ऐसे रखा। ये एप्रोप्रिएशन, इनके अलावा और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, इनके अलावा और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो मेरी ये बात सुनकर तुम लोग को थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि जब पीएल अकाउंट बनाते थे हम लोग तो बड़ी दिक्कत रहती थी, सर क्या क्या लिखना है ना, और डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में लिखना है, ये भी कंफ्यूजन था। यहां हमें क्या पीएल बनाना है? नहीं, हमें सिर्फ क्या बनाना है? पीएल एप्रोप्रिएशन। और हमने कहा सिर्फ यही है, इनके अलावा और कुछ नहीं है। तो इतना तो तुम्हारे लिए आसान हो गया ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन में इन चार के अलावा कुछ भी नहीं आता, और ये चारों किधर आएंगे? डेबिट। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए आसान हो गई कि पीएल एप्रोप्रिएशन में इन चार के अलावा तो कुछ नहीं आना है, और ये चारों किधर आएंगे? डेबिट। ठीक है, अब समझते हैं चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ये चीजें प्रॉफिट में से माइनस होती हैं। ये चीजें, ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, पीएल अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट लिखा जाता है, उसमें सारी इनकम ऐड होती है और उनमें से सारी चीजें माइनस होती हैं। इनको माइनस करने के बाद बचता है हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इनके साथ क्या, जब आप बोलते हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इनके क्या है? दे आर डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट। प्रॉफिट में से डिडक्ट किए जाते हैं, और डजेंट मैटर आपके पास प्रॉफिट है या नहीं है, इवन इफ देयर इज लॉस। याद रखो, इवन इफ देयर इज लॉस, इनको आप हर हाल में पीएल अकाउंट में डेबिट करोगे। क्या आप अपने एम्प्लॉय को बोल सकते हो भाई इस साल प्रॉफिट बड़ा कम लग रहा है, सैलरी ना लो? बोल सकते हो? क्या केसा वालों को बोल सकते हो भाई बिजली का बिल माफ कर दीजिए, हमारा प्रॉफिट इस बार हो नहीं पा रहा है? बोल सकते हो? नहीं। पे करना है तो करना है, जगह का रेंट आपको देना है तो देना है। तो दे आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस इवन इफ देयर इज लॉस। भले ही लॉस हो जाए, तो प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे। तो भले ही लॉस और बढ़ जाए, लेकिन आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। बिजनेस किसी प्रेमाइसेस पे होगा, तो एक पार्टनर ने बोला यार हमारी एक जगह है, तो काम करते हैं वहीं पर कर लेते हैं, उसका रेंट तुम हमें दे देना। तो पार्टनर्स रेंट भले ही पार्टनर को मिल रहा है, बट उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में रखा गया है। उसे किस में रखा गया है? क्योंकि अगर पार्टनर का ना होता, किसी और का होता, तो रेंट तो हर हाल में देना होता ना। तो पार्टनर के साथ एक्सेप्शन क्यों करें? इसलिए उसको एप्रोप्रिएशन में रखा गया है। ठीक है, तो समझ गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये हर हाल में माइनस किए जाएंगे, इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, भले ही फर्म को लॉस हो जाए। इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, ये जो वर्ड है ना, इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब आप बोलते हो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट में से। अब अगर ये वाला एग्जांपल मेरा याद हो, याद है ना, अभी बता रहे थे, तो हम कैसे बता रहे थे कि 1,20,000 में से 25,000 दिया, फिर जो बचा उसमें से 25,000 दिया, फिर उसमें से 60,000 दिया, तो ये बचा। ये प्रॉफिट में से चीजें दी जाती हैं, एप्रोप्रिएट की जाती है। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही यही है, आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोगे, सैलरी भी दोगे, कमीशन भी दोगे, और रिजर्व भी क्रिएट करोगे। लेकिन अगर लॉस हो गया तो नहीं। यहां पे ऐसा कुछ था, यहां चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर हाल में लिखना है। लेकिन इसमें क्या है, प्रॉफिट है तो ये सारी चीजें लिखी जाएंगी, और अगर लॉस है तो नहीं लिखी जाएंगी। ठीक है, तो दे आर डेबिटेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। ये चीज लिख लो वहां पे, दीज आर डेबिटेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं है तो ये नहीं लिखे जाएंगे। समझ गए? तो आउट ऑफ प्रॉफिट, तो इन केस ऑफ लॉस
हम लोग एप्रोप्रिएशन नहीं करते हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएशन सिर्फ किस लिए बनता है? प्रॉफिट के केस में बनता है। तो लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन कभी भी नहीं बनेगा। तो इट इज प्रिपेयर्ड, सॉरी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो एप्रोप्रिएशन होते हैं ये प्रॉफिट के केस में होते हैं। क्वेश्चन में बोला है सैलरी दे दो, क्वेश्चन में बोला है कमीशन दे दो, क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, बट लॉस हो गया, तो आप पार्टनर को बोल सकते हो कि भाई देखो ऐसा है, लॉस हो गया है, तो ना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना आपको सैलरी मिलेगा, ना आपको कमीशन मिलेगा। जो कि इस केस में आप मना नहीं कर सकते, आप एम्प्लॉय को मना नहीं कर सकते, आप केसा वालों को मना नहीं कर सकते हो, लेकिन यहां पे पार्टनर है ना, घर के लोग हैं, मना कर दोगे। तो एप्रोप्रिएशन के बारे में आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब समझ गए ना, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो पीएल और पीएल एप्रोप्रिएशन सबको समझ में आ गया। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझ में आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। कौन कौन से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट याद रखना है ये समझ गए, कौन से एप्रोप्रिएशन होते हैं ये समझ गए। तो अब एक काम करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो आज फॉर्मेट बता के क्लास खत्म करेंगे, तो कल जब आओगे सीधे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कुछ तुम लोग की बुक के भी रहेंगे और कुछ टीएस के भी क्वेश्चन कराएंगे। स्टार्टिंग में हम कुछ टीएस वाले ही कराएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टीएस में मतलब अच्छे हैं इन सेंस कि पूरा ये पीएल एप्रोप्रिएशन तुम्हें क्लियर हो जाएगा। फिर बाद में तुम लोग की बुक के सारे रहेंगे, ठीक है। शुरुआत में टीएस के 4-5 क्वेश्चन है वो हमें कराने हैं। देखो जरा फॉर्मेट, तो पीएल एप्रोप्रिएशन आप बना रहे हो, जाहिर सी बात है प्रॉफिट है तभी बन रहा होगा, लॉस है तो नहीं बनता। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2025 particulars amount चलो याद रखो। तो आपको बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट हो गया, ये साइड आपकी डेबिट की साइड हो गई और ये साइड आपकी क्रेडिट की साइड हो गई। अब एक चीज समझो जरा, हम लोग ने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे। पीएल अकाउंट में एक साइड पे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, इस साइड पे क्या आ जाती हैं, इनकम होती है। यहां पे क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और उसके बाद नेट प्रॉफिट कहां पे आता है, ये नेट प्रॉफिट फिर हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, तो क्रॉस में आएगा ना। अब ये चीज याद रखना, क्लास 11 में तो इसका यूज कम हुआ है, क्लास 12 में भरपूर यूज होगा। एक लेजर से दूसरे लेजर में कोई भी चीज ट्रांसफर करोगे हमेशा किधर जाएगा, क्रॉस में। डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में, और नाम क्या लिखोगे, आप जहां से आए हो, ठीक है। बलिया से आए हो तो बलिया, बरेली से आए तो बरेलवी, ठीक है। देवबंद से आए तो देवबंदी, लखनऊ से आए तो लखनवी। जिस अकाउंट से आ रहे हो उसका नाम लिखोगे, ये चीज याद रखनी है तुम्हें, ठीक है ना। ये चीज याद रखनी है कि एक लेजर से दूसरे लेजर में जाएगा तो कैसे जाएगा, क्रॉस में जाएगा। डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में, और नाम किसका लिखोगे, जिस लेजर से आए हो। बट हाँ, यहां पे हम लोग उल्टा कर रहे हैं, उल्टा इन सेंस पहले कैपिटल बनता है और फिर हम लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना चाहिए, लेकिन हम लोग पहले पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और फिर कैपिटल बनाएंगे, तो ये एक चीज उल्टी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ऐसे याद रखना। तो सबसे पहला काम होता है नेट प्रॉफिट लिखना। किस नाम से लिखा जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों, क्योंकि वहीं से आ रहा है ना। तो बाय प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप नेट प्रॉफिट मेंशन कर लो। और ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना, ये होता है करेक्ट नेट प्रॉफिट। ये क्या होता है? करेक्ट नेट प्रॉफिट। करेक्ट नेट प्रॉफिट का मतलब सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसमें से माइनस हो चुके हैं। करेक्ट नेट प्रॉफिट का क्या मतलब है कि सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसमें से माइनस हो चुके हैं, फिर ये प्रॉफिट यहां पे आया। अब कितनी चीजें लिखनी थी और कहां लिखनी थी? पीएल एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिजर्व, और कहां लिखना था? डेबिट साइड। सिंपल है, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लिखोगे। शॉर्ट में लिख रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी शॉर्ट में लिखा है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी ना किसी पार्टनर का होगा ना। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी ना किसी पार्टनर का होगा, तो जो भी पार्टनर है ए कैपिटल ऑब्लिक करंट, अभी लिख लो फिर बताती है ऑब्लिक करंट का क्या मतलब है। बी कैपिटल ऑब्लिक करंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे लिखोगे। अमाउंट लिख के यहां पे टोटल कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या था? पार्टनर्स की सैलरी थी ना, टू सैलरी, सेम वैसे ही ए कैपिटल ऑब्लिक करंट, बी कैपिटल ऑब्लिक करंट, फिर पार्टनर्स का कमीशन था, टू कमीशन, ए और बी सेम वैसे ही कैपिटल ऑब्लिक करंट, कैपिटल ऑब्लिक करंट। जैनब तुमको समझ में आ रही है ना चीजें? हाँ भाई जैनब, ठीक है। ये हो गया। ये तीन चीजें थी जो पार्टनर को मिलनी थी। एक चीज और थी, वो क्या थी? रिजर्व। क्या वो किसी पार्टनर को मिलना था? नहीं। तो बस आप ऐसे ही लिख दोगे रिजर्व डायरेक्ट। ये किसी पार्टनर को नहीं मिलता है, ठीक है। इनको कहते हैं एप्रोप्रिएशन, कॉज ये डेबिट साइड। एक चीज एक्स्ट्रा आएगी एप्रोप्रिएशन के अलावा, एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और वो बाय साइड पे आएगा। इसे एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि ये इनकम है। ये क्या है? इनकम है। ये तो पार्टनर से लिया जा रहा है और ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है। ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। इसके बाद बैलेंस करोगे, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा बैलेंस कैसे करोगे? प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ऐड करोगे, उसमें से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस, सैलरी माइनस, कमीशन माइनस, रिजर्व माइनस, जो भी बचेगा आप टू प्रॉफिट लिखो या डायरेक्ट लिख दो। डायरेक्ट लिखने का मतलब भी बता रहे हैं, या तो आप ऐसे लिखो टू प्रॉफिट एस कैपिटल बीस कैपिटल, या फिर डायरेक्ट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा रिमेनिंग प्रॉफिट होता है। ये क्या होता है? रिमेनिंग, जिसे डिविजिबल प्रॉफिट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का याद रखना, ये प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, ये इनकम है, इसलिए बाय साइड पे लिखा है। ये है इन केस ऑफ प्रॉफिट, पूरा पीएल एप्रोप्रिएशन, कुछ है ही नहीं इसके अलावा। अब सिर्फ मालूम हम लोग को क्या पढ़ना है कि करेक्ट नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करें, और कमीशन कैसे कैलकुलेट करें। बस हर बार बनाना यही अकाउंट है, बस कैलकुलेशन सीखना है। ये फॉर्मेट कॉपी करो तो लॉस के केस में बता दें। हो गया सबका? सबने कर लिया? चलो।
इन केस ऑफ लॉस देखो जरा कि अगर हमको लॉस हो जाता है तो सीबीएसई में क्या है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बनाओगे आप पीएल एप्रोप्रिएशन ही अकाउंट। तो इन केस ऑफ लॉस आप पीएल एप्रोप्रिएशन ही बनाओगे। बस फर्क ये होता है कि प्रॉफिट आप बाय साइड पे बाय पीएल के नाम से लिखते हो, लॉस आप टू साइड पे टू पीएल अकाउंट के नाम से लिख दोगे और ब्रैकेट में लिख दोगे नेट लॉस। अब क्योंकि लॉस हुआ है आपको, तो लॉस के केस में एप्रोप्रिएशंस को हम लोग इग्नोर करते हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन भी होगा तो भी आप इग्नोर करोगे। लॉस के केस में आप सारे एप्रोप्रिएशंस को इग्नोर कर देते हो। मान लो क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर को 20,000 की सैलरी दे दो और आपको लॉस हो गया है, तो फिर आप सैलरी नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन है, वो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है और हमारे क्वेश्चन में नेट लॉस है, तो हम एप्रोप्रिएशंस को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। हाँ, बस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एप्रोप्रिएशन नहीं होता है, वो फर्म के लिए इनकम है। तो वो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको हमेशा लिखोगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका बाय साइड पे आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एस कैपिटल ऑब्लिक करेंट, बीस कैपिटल ऑब्लिक करेंट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में एक चीज याद रखना कि इफ इन केस आप पीएल एप्रोप्रिएशन ना बना के पीएल अकाउंट बना रहे हो, तो दिमाग में आएगा कि सर पीएल अकाउंट क्यों बनाएंगे? बना सकते हैं पीएल अकाउंट हम लोग, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या गिवन है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा गिवन होता है जहां पे हम लोग को पीएल अकाउंट बनाना पड़ जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर आप पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बना रहे हो और पीएल अकाउंट बना रहे हो, तो वहां पे भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लिखोगे और बाय साइड पे ही लिखोगे। ठीक है, बट वो बहुत रेयर केस होता है। तो फिलहाल इनको करना है बैलेंस। तो ये साइड छोटी होती है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये साइड छोटी है तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल ऑब्लिक करेंट, बीस कैपिटल ऑब्लिक करेंट। तो ये हो गया इन केस ऑफ लॉस। इसको कॉपी कर लो। अब इसके अलावा एक केस और देखो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इनसफिशिएंट। एक तो हो गया कि सफिशिएंट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब देने के बाद बच गया और वो पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया। एक तो है कि लॉस है तो फिर कुछ देना ही नहीं है। एक सिचुएशन क्या आ गई कि प्रॉफिट है तो बट सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन मिला के हमें 1,20,000 चाहिए, प्रॉफिट सिर्फ 80,000 है। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाली सिचुएशन कौन सी होती है? जब हमारा प्रॉफिट प्लस आईओडी इज लेस देन टोटल एप्रोप्रिएशन। और याद रखना इस एप्रोप्रिएशन में आप रिजर्व को इंक्लूड नहीं करते हो। रिजर्व तो सब देने के बाद जो सरप्लस होता है ना तब बनता है। तो इज लेस देन टोटल एप्रोप्रिएशन, याद रखना, एक्सक्लूडिंग रिजर्व। क्योंकि इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में रिजर्व से तो मतलब ही नहीं है, रिजर्व को तो हटा ही दो। ठीक है ना? तो एक्सक्लूडिंग रिजर्व आपका प्रॉफिट और आईडी मिला के कम पड़ रहा है। ठीक, क्योंकि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना सैलरी, कितना कमीशन, वो तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं ना। तो अब प्रॉफिट में से देना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 1 लाख है और उसमें से हम 1,10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दें? क्या हो गया? एक्सक्लूडिंग रिजर्व, रिजर्व हटा गए। 80,000 में से क्या हम 2 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो वहां पे क्या किया जाए, ये चीज लिख लो। इस केस में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट प्लस आईओडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in the ratio of actual appropriation received by
ईच पार्टनर। ये लिखो, हम समझा देते हैं इसको, 1 मिनट का है। अब ये चीज समझो, क्योंकि हमारा प्रॉफिट और आईओडी कम पड़ रहा है, प्रॉफिट और आईओडी कम पड़ रहा है, तो मालूम क्या किया जाता है, ए बी सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसका भी है लिख दो, सैलरी जिसका भी है लिख दो, कमीशन जिसका भी है लिख दो, टोटल कर लो और इसका रेशियो बना दो, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो फॉर एग्जांपल ये आ गया 1,50,000 50,000। पता है रेशियो कैसे बनाते हैं, कॉमन जीरो काट दो, 40 40 40, कितना बच गया 1055। अभी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, 5 2 जा 1 जा 1 जा, ये रेशियो। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट रेशियो ऐसे बनाएंगे, किसको कितना एप्रोप्रिएशन मिलना वो लिख लिया, उसका रेशियो बनाया। और फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में देखो जाओगे, जो भी प्रॉफिट है यहां पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो लिख दोगे, जे लिख दोगे। उसके बाद इस पूरे का टोटल प्रॉफिट प्लस आईओडी किस रेशियो में बांटोगे, 2:1:1 और डिस्ट्रीब्यूट करके यहां पे सीधे 2 प्रॉफिट करके लिख दोगे, ऐसे। वो अलग से सैलरी अलग से कमीशन नहीं देंगे, आपने क्या किया, एक्चुअल एप्रोप्रिएशंस का टोटल किया, उसका रेशियो बनाया, तो उस रेशियो में इन दोनों के टोटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इस तरीके से प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, आप सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से नहीं दे रहे हो, लेकिन जितना अमाउंट इन लोगों को बनना था उसी प्रोपोर्शन में इन लोग को प्रॉफिट के फॉर्म में मिल जाएगा। ये चीजें याद रखनी है।
ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए इसको।